भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभ्येभ्यः एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्चभ्यः पवित्राभ्यो नमो नमः। गविसिद्ध मित्तल जी आप आगे आइए। उमेश मित्तल जी आगे आइए। जिनका नाम पुकारा गया है वे गविसिद्धर ही यहाँ पर बैठेंगे, जिनका नाम नहीं पुकारा गया है वे लोग यहाँ पर नहीं बैठेंगे। तो आज दूसरा दिवस है और यह तकनीकी सत्र का दिवस है। वर्ष भर हम सभी काम करते हैं मिलकर के, नई नई चीज़ों का विकास करते हैं और नई विचारों का भी सृजन हम सभी मिलकर के करते हैं। तो नई वस्तुओं का विकास, नए विचारों का विकास सृजन करने वाले जो गविसिद्धर हैं उनका सम्मान होना चाहिए। तो आज का जो यह सत्र है, यह सत्र उन गविसिद्धों को समर्पित है जिन्होंने पिछले साल पुरुषार्थी कार्य किए हैं। विचार सृजन का क्षेत्र हो, गौ विज्ञान की दिशा में, या वस्तु उपकरण या सेवा कार्य का क्षेत्र हो, अनुसंधान का क्षेत्र हो। पंचगव्य की स्थापना में आप सभी ने जो कुछ भी योगदान दिया है और हमारी दृष्टि जहाँ तक गई है, इसमें बहुत सारे ऐसे भाई भी होंगे गविसिद्धर भाई जिनका कार्य बहुत उत्कृष्ट होगा लेकिन हम तक सूचना नहीं पहुंच पाई। उस कारण से हम उनका शायद चयन नहीं कर पाए हों। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनका नाम बुलाया गया है केवल इतने लोग ही पुरुषार्थी हैं, ये कतई मन में नहीं रखना। बहुत सारे पुरुषार्थी हैं लेकिन उनके पुरुषार्थ को हम देख नहीं पाए, या आपने अपनी बात को हम तक पहुंचाने में कहीं चूक कर दी है। तो जितने लोगों को हमने देखा, जितने लोगों की कार्यशैली देखी, जितने लोगों ने अपने औषध के सैंपल हमें दिए, उसकी जो जांच हमने की, इस आधार पर व्याख्यान के लिए जो मैं घूमता हूं चारों तरफ, और उस दौरान जो आपकी कार्य क्षमता की अनुभूति जो मेरे हृदय में हुई है, इन सभी के आधार पर जो है यह चयनित नाम है। आप सभी को सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, इसी उद्देश्य से इस सत्र को शुरू किया गया है। आप सभी को पता होगा कि प्रतिवर्ष जो है हमारी चयन समिति जो है मिल करके कुछ ऐसे पुरुषार्थियों को हम निकालते हैं जिन्होंने कुछ अद्भुत प्रयास किए, सामान्य व्यक्ति से हट करके कुछ ऐसा काम किया जिसके कारण पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान का नाम भविष्य में ऊंचा हो सकता है। एक बार मैं फिर से नाम जो है बुला देता हूँ, कोई भाई जो बचे हुए हैं इसमें से आ जाएंगे। गविसिद्ध डॉक्टर अर्जुन तुकाराम घुले, गविसिद्ध श्रीदेवी, गविसिद्ध श्रीदेवी आई हैं, सुरेश भाई, हाँ तो उनको बुलाना चाहिए आपको। गविसिद्ध दिनकर खताड़े आ गए हैं, विभाकर रेगे जी भी आ गए हैं। गविसिद्ध शीतल माली शायद अनुपस्थित हैं, आप जानते हैं शीतल माली? बिल्कुल कंफर्म में नहीं आए, नाम काट दूं? चलो ठीक। सागर भास्कर खरडे ये भी नहीं आए हैं। मधुकर फलोट जी आ गए हैं।
गीता कुमारी आ गई है, दलपत भाई आ गए बैठ के, हाँ। संजय भाई सेवा कार्य में लगे हुए हैं, चंदू भाई आ गए हैं, रीतलाल जी आ गए हैं, सेवा कार्य में लगे हैं, सुदर्शन सिंह आ गए हैं। मुझे एक नया वाला गवशिध देंगे, अंदर कमरे में रहेगा। और सुभाष पंडित जी आ गए हैं, नामदेव, सागर नामदेव पाटिल कंफर्म नहीं आए हैं, संजय धोंडीबा पवार आ गए, संजय धोंडीबा पवार आ गए ना, आपकी धर्मपत्नी आई हैं, बुलाइए, इधर बैठाइए, इनके लिए स्थान दीजिए। समीर देसाई जी, समीर भाई जहाँ पर हैं आगे आ जाइए। समीर देसाई जी आए हैं, चलो ठीक है। इस बार आप सभी से जो है, अब देखो गुरु के नाते आग्रह करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, फिर भी मैंने आग्रह किया था आप सभी से। आप सभी चाहे जिस उम्र के हो, अगर शिक्षा प्राप्त कर रहे हो तो शिष्य के रूप में ही हो हमारे लिए। तो कौन देखेगा, आपने 5 ही किए और 5 में अच्छे परिणाम लेकर के आए, तो काम तो यहाँ पर हुआ है। तो ऐसे भी हुए हैं कि संख्या गिनाने वाले लोग भी हैं। इसमें भी मुझे इस बार काफ़ी निराशा मिली, जितनी मुझे उम्मीद थी उतना ये काम हो नहीं पाया। तो जितना कुछ मिल पाया और जितना कुछ स्पष्ट रूप से मिल पाया, तो उनके केस को भी इस बार जो है हमने इसमें प्रकाशित किया है। देखो, और किन किन डॉक्टरों के नाम आए हैं, तो गविसिद्ध डॉक्टर धूले, अर्जुन धूले, कहाँ है अर्जुन धूले? आप हैं? हाँ, आप थोड़ा एक बार खड़े हो जाइए। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है क्लिनिकल रिपोर्ट को बनाकर, दूसरा भी केस इन्हीं का है, तीसरा भी केस इन्हीं का है, 2 सोराइसिस का केस है और 1 जलवात का केस है। और उसके बाद गविसिद्ध डॉक्टर प्रवीण भाई पटेल, गविसिद्ध डॉक्टर प्रवीण भाई पटेल, हाँ। आपने भी जो रिपोर्ट बना करके भेजी, बहुत सुंदर रिपोर्ट बना करके भेजा। और इस तरह के देखो हजारों रिपोर्ट की हमें ज़रूरत है, और हजारों रिपोर्ट ऐसे हो जाएंगे तब जाकर हम कहीं सरकार से लड़ सकते हैं कि आप पंचगव्य से आप क्या चाहते हो, 1 मिनट में आदमी बना दे, तब प्रमाणित करोगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये हमें जो सरकार से लड़ाई लड़नी है और विश्व सरकार से जो हमें लड़ाई लड़नी है, उसमें यही हथियार काम में आने वाला है। और इसीलिए मैं बार बार आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप जितना ज़्यादा हो सके क्लिनिकल रिपोर्ट बना करके भेजो आप। हाँ, गौरिया धाम में रूम नंबर 15 रूम नंबर में 59 में कौन भाई रह रहे हैं? थोड़े हाथ उठाइएगा। हाँ, आपके कमरे का नल खुला हुआ है, पानी बर्बाद हो रहा है, यहाँ पर पेयजल का संकट है। आप यहाँ से जाइए तुरंत आप प्रस्थान करें, यहाँ पर कमरा खोलकर अपना नल बंद करके आए आप। आपके जीवन की छोटी सी लापरवाही आपको संकट में डाल सकता है। यहाँ तो जल ही बर्बाद हो रहा है, अगर यही लापरवाही रही तो किसी का जीवन भी बर्बाद होने वाला है। बैठ जाइए प्रवीण भाई। गविसिद्ध डॉक्टर शिव कुमार, हाँ, इनका जो सबसे बढ़िया, इनके बहुत सारे रिपोर्ट थे जिसमें से केवल एक रिपोर्ट को हमने लिया जिसमें डायबिटीज को जड़ से खत्म किया इन्होंने। डायबिटीज को जड़ से खत्म करने में केवल 1 वर्ष लगा, केवल 1 वर्ष, 1 ईयर। इन 1 ईयर डायबिटीज टोटली गॉन। तो ये रिपोर्ट हमने ली। और देखो जितने भी रिपोर्ट इसमें छपे हैं वो उन्हीं के छपे हैं जिनके मरीज ने संतुष्टि भरा उत्तर दिया है। सभी मरीजों से बातचीत हुई है हमारी, उसी आधार पर हमने चयन किया है। हाँ ठीक है। गविसिद्ध डॉक्टर अनीता शर्मा जी, माइग्रेन, हाँ, बैठिए।
गविसिद्ध डॉक्टर विजेंद्र कोका। हाँ, किडनी स्टोन का केस था। और बहुत कम समय में शायद किडनी स्टोन निकला है। कितना समय लगा था? 20 दिन के अंदर किडनी स्टोन निकाला था इन्होंने। इनका दूसरा भी किडनी स्टोन का ही केस है। गविसिद्ध डॉक्टर मयूर एच तोलानी। मयूर, हाँ खड़े हो जाओ भाई। मृगी का दौरा इन्होंने ठीक किया है। हाँ। गविसिद्ध डॉक्टर एमडी श्रीनिवासन है यहाँ पर। हाँ, अस्थमा पर काम किया है इन्होंने, अस्थमा ठीक किया है। ये सभी देखो, मरीज का चित्र, डॉक्टर का नाम और पूरी स्टोरी इसमें छापा है हमने इस बार। और यही मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप दो तरीके से बना करके दो। जरूरत पड़ी तो 100, 150 और 500 पन्ने की भी छापूंगा इसको। दुनिया को बताना है पंचगव्य क्या है। लिखित को ही लोग मानते हैं, सब कुछ मानते हैं। आप बोलते रहो। हम कितने साल से बोलते रहे कि गौमूत्र पीने से ये हो जाता है, ये किसी ने नहीं माना, क्योंकि किसी ने लिखित दस्तावेज तैयार नहीं किया। इसलिए लिखित दस्तावेज हमें तैयार करने हैं। गविसिद्ध डॉक्टर शिव कुमार। शिव कुमार आपका ही केस है? वो करेंगे। शिव कुमार आए हैं यहाँ पर। गविसिद्ध डॉक्टर अर्जुन धुले। इनका दूसरा केस है। 10 वर्ष पुराना चश्मा उतर गया। हाँ, 10 वर्ष पुराना चश्मा उतर गया। गविसिद्ध डॉक्टर शिव कुमार का है। अच्छा, इनकी दादी का केस है। हाँ ठीक है। गविसिद्ध डॉक्टर गुले जी। हकलाना ठीक हुआ था। गविसिद्ध डॉक्टर सीमा विजय है यहाँ पर। 10 वर्ष से हो रही घुटनों की पीड़ा खत्म हुआ था। हाँ। गविसिद्ध डॉक्टर अर्चना। कब्ज और साइनस की समस्या थी। गविसिद्ध डॉक्टर राजेंद्र। हृदय रोग ठीक हुआ। गविसिद्ध डॉक्टर राजेंद्र जी। हाँ। गविसिद्ध डॉक्टर एमडी श्रीनिवासन। और गविसिद्ध डॉक्टर पंकज गौधा हैं यहाँ पर? नहीं आए हैं। हर्पिस रोग 7 दिन में ठीक हुआ है। गविसिद्ध डॉक्टर, नहीं ये दीपाली भोसले। हाँ, ये तो केसेस कुछ थे जिनको हमने इसमें प्रकाशित किया है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे आपके रिपोर्ट आए जिसमें रियली आपने अच्छा काम किया, लेकिन जो हमारे पास रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण ठीक नहीं था, इसलिए हम उसको ले नहीं पाए। तो इसको सुधारना है आने वाले दिनों में। और अब जो है एक नीति हमने निर्धारित किया है कि केवल दीक्षांत होने वाले गविसिद्धों का केस ही नहीं लेंगे, बल्कि अभी तक जितने गविसिद्धर बने हैं सभी हर साल अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं इसमें प्रकाशित होने के लिए। अभी तक इसमें समय सीमा रखी थी हमने। ये रखा था कि जो दीक्षांत होने वाले गविसिद्धर हैं उनका पुरुषार्थ ही इसमें प्रकाशित करेंगे, लेकिन इस साल से हमने निर्णय किया है कि जितने भी पुराने अपने गविसिद्धर हैं वे सभी जो है अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर सकते हैं। ये देखो, आपके व्यक्तित्व का ये आईना होगा। अब जो इस पर हम जो काम शुरू करने जा रहे हैं कि ये जो गविसिद्ध जो बुलेटिन प्रतिवर्ष जो छपता है केवल गविसिद्धों के बीच में सर्कुलेट होता है, अब इसको हम पूरी तरह से बाजार में लॉन्च करने की तैयारी में हैं। हाँ, ये बहुत बड़े मास स्केल में जो है पूरे भारत को पाठ देना है गविसिद्ध मैगजीन से, आपके पुरुषार्थ के कामों से, कि कौन सी बीमारी कितने दिन में और कितने ठीक हुई, ये सारा कुछ। तो ये हमारी जो तैयारी चल रही है वो एक राष्ट्रीय स्तर का जो है एक चिकित्सकों का एक पत्र, एक मैगजीन जो कोई भी पढ़ सकता है, पूरे बाजार में उतारने की तैयारी हमारी चल रही है। हम सब अगर मिलकर के गौ माता से प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से आरोग्य के विषय पर यह जो पत्रिका है
वो स्थापित हो सकेगा देश में। पंचगव्य से क्या क्या होता है, पंचगव्य में क्या विकास चल रहा है, ये सारी जानकारियाँ इसमें आएगी। हाँ हाँ बुलाना है, वो तो तैयार हो रहे थे करके छोड़ो। हमारे बीच एक और बहुत ही सशक्त व्यक्तित्व जुड़ रहे हैं, यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगा। और ये जो हमने क्रम शुरू किया था 2 साल पहले नैसर्गिक गर्भधारण का, नैसर्गिक रूप से जो है गर्भ पालन का, और नैसर्गिक प्रसव क्रिया का, और प्रसव होने के बाद नैसर्गिक रूप से बच्चे के पालन का, ये जो काम हमने शुरू किया था। तो इस बार भी हमने कुछ केसेज इसमें से लिए हैं। पिछली बार बड़ी गंभीरता से लिया था, लेकिन इस बार जो है केवल 3 केसेस हम इसमें से लिए हैं, वो भी आपको सुना दूं। पहला जो है वो गवसिद्ध डॉक्टर दीपाली विनय भोसले उपस्थित हैं। हाँ, और दूसरा है गवसिद्ध डॉक्टर हर्षदास ओहो, अच्छा यहाँ पर थोड़ी त्रुटि हो गई है, वो मरीज के नाम की जगह डॉक्टर का नाम आ गया है, तो आप देखो थोड़ा सुधार के पढ़ लेना। हाँ, हर्षदास स्वप्निल भिड़े, ये जो है बांझपन की शिकार थी ये बहन, और पंचगव्य से पूरा ठीक हुआ, गर्भधारण हुआ और भी प्रसव भी हुआ। और दीपाली का भी जो है, हाँ दीपाली तो अपनी गव्यसिद्धर भी है, और विवाह के बाद जो है पिछले साल विवाह हुआ, 2 साल पहले विवाह हुआ, और उन्होंने पूरे अपने पंचगव्य के जो नियम है गर्भधारण के, गर्भ शुद्धि का, उसी आधार पर जो है पूरा गर्भधारण किया। और बराबर फ़ोन पर संपर्क में रहिए पूरे 9 महीना में, 3 महीना जो प्रथम वाला है वो छोड़ करके, और पूरे 9 महीना गव्य का सेवन उसने किया है। और जब प्रसव पीड़ा हुई तब उसकी बहन वर्षा ने मुझे फ़ोन किया कि प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है, क्या करना। तो मैंने वही कहा कि गोबर का रस पिला दो, आप 2 डोज दे दो आप 15-15 या 20-20 मिनट के अंतराल पर। और वर्षा ने पहला डोज में ही हुआ ना, पहला ही डोज हुआ और घर पर ही प्रसव नैसर्गिक रूप से हो गया। तो वर्षा को मैं बोलूँगा कि आप उठो, इसकी बहन का ही मामला है, दोनों बहनें गविसिद्धर हैं। हाँ। तो ये देखो, ये चित्र भी लगभग उसी समय का है, मतलब प्रसव के बाद के कुछ दिन बाद का चित्र है, और कितना प्रफुल्लित मुद्रा में चित्र है। तो आप इससे समझ सकते हो कि इसमें प्रसव पीड़ा भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। मुश्किल से मुझे लगता है कि 7 बजे वर्षा ने फ़ोन किया था और 9 बजे तो मुझे समाचार ही मिल गया। तो इसमें से भी एक और जो केस है वो है हेतल मकवाना। हेतल मकवाना जी हैं, ये भी गविसिद्ध की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, पति पत्नी दोनों। उनको लेकर जाइए, उनको लेकर जाइए। हाँ, तो ये 3 केसेस जो है उदाहरण के लिए, लोगों को याद दिलाने के लिए कि हम इस विषय पर अभी भी काम कर रहे हैं। तो इस तरह से ये 3 उदाहरण यहाँ पर हमने प्रकाशित किया है, और जो पाठ्यक्रम है ये पूरा बन करके तैयार है। ये जो नैसर्गिक प्रसव का पाठ्यक्रम आपसे बात किया था कि ये 2 साल का जो एक पाठ्यक्रम कोर्स हम शुरू करेंगे, और अब इसमें प्रोफेशनल्स तैयार करेंगे। ये तो हमारा जो ट्रायल का जो था वो अपने परिवार के बीच हो गया, गविसिद्ध परिवार के बीच हो गया, और लगभग गविसिद्ध परिवार के बीच मुझे लगता है 50 केसेस सोल्व भी हुए हैं और डिलीवरी भी हुआ है, और अभी तक एक भी केस खराब नहीं हुआ है। हाँ, एक भी केस खराब नहीं हुआ है अभी तक। हाँ, इस साल भी वही दौर रहा कि कई बार तो ट्रेन में मैं हूँ या एरोप्लेन में हूँ, फ़ोन आ गया और वहीं से बताया और हो गया। बताया मतलब मेरे बताने के कारण नहीं हुआ, उन्होंने 9 महीने तक जिस तरह से पालन किया है शिशु का गर्भ में, जिस तरह से गव्यों का सेवन किया है, उस तरह से बिल्कुल नैसर्गिक रूप में हो गया। तो ये तो देखो बिल्कुल प्रमाणित हो गया, 100% रिजल्ट आया है इसमें।
जिस किसी बहन ने इसको शुरू किया है पंचगव्य के माध्यम से, तो उसमें एक भी केस फेल नहीं हुआ है, 100% रिजल्ट हुआ है। इसलिए अब जो है मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ गया है कि अब इस कोर्स को, पाठ्यक्रम को हम शुरू कर सकते हैं। इसलिए जो मेरी तैयारी है कि मार्च महीने से जो है, जब संवत बदलेगा तो नए संवत से जो है मार्च महीने से इसमें नामांकन का काम हम शुरू कर देंगे। तो इसकी जो पूरी जानकारी है आपको ORG पर मिलेगा। और इसमें केवल जो निर्धारित किया है कि केवल महिला गविसिद्धि के लिए ये कोर्स होगा, हाँ, पुरुष गविसिद्धि के लिए ये कोर्स नहीं होगा। इसके जगह एक दूसरा कोर्स होगा, एडवांस पंचगव्य थेरेपी। एडवांस पंचगव्य थेरेपी में पंचगव्य का कुछ और विस्तार और इसके साथ और कई थेरेपियों की जानकारी और उस पर काम करने का आधिकारिकता आपको मिले, इस तरह से इसको ये तैयार किया है। उसमें थोड़ी सी कुछ तकनीकी बातें रह गई है, कानूनी बातें जो रह गई है दांव पेच वाली, वो मनी जी उसको हैंडल कर रहे हैं उसको, और मुझे लगता है वो निकल जाएगा वो मामला। तो ये था। और यहाँ पर विशाल भाई हैं, विशाल भाई के बच्चे का एक केस है, तो मैं कहूँगा कि विशाल भाई खुद ही उस पर बात कर लें। यहाँ पर प्रत्यक्ष हैं यहाँ पर, तो उनका ये पूरा देखो, उन्होंने ये तरीका होता है रिपोर्ट तैयार करने का, ये तरीका होता है कि इम्प्रूवमेंट हर 15 दिन पर, 1 महीना पर कैसे कैसे हुआ है एक एक्सीडेंटल केस का। मैंने एक्सीडेंटल केस में हमें तो काम करने का अधिकार नहीं है, जहाँ पर खून निकल जाए, खून बह जाए, वहाँ पर हमें काम नहीं करना है आधिकारिक रूप से। लेकिन चूंकि इनके खुद के बच्चे का केस था, इन्होंने हैंडल किया उसको, और किस तरह से हुआ है मैं तो कहूँगा कि आप खुद अपने जो है ना मुख से आप बताइए इनको। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी के आशीर्वाद से ये सबसे संभव हुई है। इसमें लगभग 1 साल पहले मेरे बच्चे के साथ ये दुर्घटना हुई थी, और उसमें ये खेलता खेलता सीढ़ियों के बल, सीढ़ी मुंह के बल सीढ़ी पे गिर गया था। तो सीढ़ी के मुंह के बल सीढ़ी पे गिरा तो खटाक से इसकी ये ठोड़ी फट गई। आप देखें पूरी ठोड़ी फटी हुई है, लगभग ये बीच की उंगली के बराबर इतना मोटा ये घाव था और लगभग इतना लंबा घाव था। तो इसके थोड़ी फूटी, थोड़ी लगी और इसके एकदम खून की धार बह गई। मैं तो नहीं था, मैं तो अपने केंद्र पे था, लेकिन घर में अब सब पंचगव्य का सब चीज़ हो रही है, तो माताजी, पिताजी, पत्नी सभी को पंचगव्य की पूर्ण जानकारी है। तो माताजी ने, मेरी माताजी ने तुरंत नीम स्प्रे घर पे रखा रहता है, लगभग सभी औषधियाँ घर पे रखी रहती हैं कुछ ना कुछ मात्रा में। तो नीम स्प्रे तुरंत उसको बुलाकर उसकी ठोड़ी पर नीम स्प्रे किया। तो नीम स्प्रे किया तो खून रुक गया। तो मुझे फिर फोन आया कि भाई ऐसे ऐसे चोट लग गई, क्या करना है, तुम आ जाओ। तो घबराए नहीं। सबसे बड़ी बात यह कि अब घर में भी पूरा आत्मविश्वास है, खून रुक गया तो आत्मविश्वास बढ़ गया और ज़्यादा। तो मैं घर पे आया तो माताजी ने पूछा भी क्या करना है। मैंने कहा कुछ नहीं करना, यही करेंगे ठीक इसको। तो उनके मन में था थोड़ा संशय कि भाई देख लो, निर्णय तुम्हें लेना है, चोट जरा गंभीर है, क्या करना है। मैंने कहा नहीं, पूर्ण विश्वास है। अब देखो कोई और बच्चा तो देगा नहीं अपना, अगर हम एक्सपेरिमेंट भी करने हैं तो कोई और अपना बच्चा नहीं देने का। तो जो एक्सपेरिमेंट करने वो भी हमें अपने ऊपर ही करने पड़ेंगे। लेकिन एक्सपेरिमेंट शब्द मुझे कहना भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे तो पूर्ण विश्वास था इसके ऊपर कि ठीक होना है। लेकिन जो प्रामाणिकता है वो हम अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर तो कर ही सकते हैं। तो प्रामाणिकता के रूप में, एक्सपेरिमेंट नहीं है, प्रामाणिकता को सिद्ध करने के रूप में ये मैंने केस अपने हाथ में लिया। इसमें करा कुछ नहीं है। इसमें दिन में लगभग 3 से 4 बार नीम स्प्रे, गौमूत्र नीम स्प्रे का हम लोग स्प्रे करते थे, घाव को साफ करते थे। और गेंदे के फूल की चटनी, देशी गेंदा, उसका अग्रभाग लिया, उसको सिलबट्टे पर उसका चूर्ण बनाया, उसको पीस लिया, चटनी बन गई। उसमें शुद्ध हल्दी, देखिए हल्दी जितनी अच्छी क्वालिटी की होगी, गेंदा जितना देशी होगा, उतना चोट पर लाभ जल्दी मिलेगा। तो आप हल्दी में, गौमूत्र में और गेंदे में कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। अगर ये अच्छी क्वालिटी का नहीं है, देशी नहीं हुआ, मतलब हाइब्रिड हुआ, तो क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो देशी गेंदा लिया, उस पर देशी हल्दी डाली लगभग आधा चम्मच, और थोड़ा सा गौमूत्र नीम स्प्रे लगाकर उसका पेस्ट बनाया। उस पेस्ट को घाव पे लगाते थे और लगभग दिन में 2 बार मैं इस पेस्ट को लगाता था। सही बताऊं तो मैं नहीं कर पाता था, मेरी माताजी बड़ी मजबूत दिल की हैं, तो वो सब सर्जरी वर्जरी सब घर की तो छोटी मोटी सब खुद ही कर लेती है। तो मेरी माताजी ने ही किया।
और मुझे घाव साफ करने में मुझे थोड़ा अजीब लगता था, मेरा मन इतना भी पक्का नहीं हुआ है, लेकिन मेरे माता जी एकदम बिल्कुल मजबूत दिल की हैं, तो पूरा कस के पकड़ के छील देती थी, हटा भी देती नहीं। जैसे इसमें गेंदा का चटनी लगी रह गई तो अगले दिन उसको अच्छी तरह से सफाई करती थी। तो मैं कहूँ तो ये केस मेरा नहीं है, वास्तव में मेरी माता जी का है। तो मेरी माता जी ने इस केस को हैंडल किया है और लगभग मैं रोज उसका फोटो दिन में 2 या 3 बार उसका फोटो बनाता था। तो इसमें लगभग 6 फोटो दिए हैं, क्योंकि इस जगह का भी हमें ध्यान रखना है। पूरी केस की हमने निरीक्षण किया, 6 इसमें फोटो हमने डाले हैं और लगभग ये 18 दिन में पूरा घाव ऐसे सिला है जैसे टांका लग गया है। और देखिए ये रिपोर्ट जब मैंने अपनी बहन को भेजी, मेरी बहन डॉक्टर है, MBBS MD डॉक्टर है, और मैंने ये रिपोर्ट पहले नहीं भेजी, बाद में भेजी, तो पूरी की पूरी फोटो भेजी। मैंने कहा ऐसे ऐसे चोट लगी, तो वो बहुत हैरान परेशान हुई कि क्या किया, और ये इतनी घाव की फोटो, ये इसमें टाँके वाके क्यों नहीं लगवाए। मैंने कहा टाँके नहीं लगवाए, खुद ही किया है। तो उसको भी हैरानी हुई इतनी कि ये तो ऐसा लग रहा है माइक्रो स्टिचिंग की है, किसी डॉक्टर ने बहुत फाइन स्टिचिंग करके ये घाव सिला है। और ये भी जो घाव है इसमें हमारा कोई किरदार नहीं है, कोई भूमिका नहीं है, इसमें पूर्ण भूमिका गौमाता के गव्यों की भूमिका है। तो गौमाता के गव्यों से पूर्ण रूप से ठीक हुआ है। मैं आपसे यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई भी घाव चोट लगे तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे गव्यों में इतनी ताकत है कि किसी भी प्रकार के घाव को, जिसमें स्टिचिंग भी होनी हो, उस स्टिचिंग को भी नेचुरल तरीके से वो भरता है। आप इस फोटो को गव्य सिद्ध पत्रिका के माध्यम से देखिएगा तो पूरी की पूरी इसके अंदर लिस्ट है और ये घाव पूर्ण रूप से ठीक हुआ है। धन्यवाद। विशाल भाई का आत्मविश्वास, हम सभी उनका सम्मान करते हैं। और अब ऐसा ही एक केस है वीरेंद्र भाई का, और उसको भी इसमें हमने स्थान दिया है। तो मैं तो कहूँगा वीरेंद्र भाई आप भी अपनी बात खुद ही रखिए तो ज़्यादा अच्छा है। वीरेंद्र भाई के बारे में बता दूं कि राजीव भाई के जाने के बाद जो पूरे देश में CD DVD के माध्यम से जो प्रचारित हुआ राजीव भाई के जो विचार का, उसमें एक मजबूत पिलर के रूप में इन्होंने काम किया है। आज भारत के गांव-गांव में जो उनकी CD पहुंच पाई है, इसमें इनका सबसे बड़ा योगदान मैं मानता हूं। तो आप अपनी बात खुद ही रखें, दोनों बातें रखें कि पंच के ऊपर आपका आत्मविश्वास कब हुआ और कैसे किया काम। धन्यवाद, आपने मेरी बात रखने का मौका दिया। देखिए, राजीव भाई को मैं अगर अपना समरी एक बताऊं कि क्या हुआ एग्जैक्टली, कि मैं एक विदेशी कंपनी में था भारत में, दिल्ली में, और जो लाइफस्टाइल था वो ऐसा था कि जिसमें हमें बीमारियां और अंग्रेजियत से भरा, शायद मैं और भी लोगों से कहीं ज़्यादा अंग्रेजियत से में ढाला हुआ व्यक्ति था। लेकिन राजीव भाई को जब 2011 में सुना तो उसके बाद जॉब छोड़ी, लेकिन इसके लिए नहीं कि मुझे सिर्फ समाज सेवा करनी है, क्योंकि जो अभी आप देख रहे हैं 2 दिन से कि मैं फ़ोटोग्राफी और ये मेरा पैशन है बचपन का, और फिल्म मेकिंग वगैरह करने में बहुत इंटरेस्ट है, तो मुझे मज़ा आता है इस काम करने में, बोझ समझ के नहीं करता, तो इसी को प्रोफेशन बनाया फिर मैंने। लेकिन साथ में किसी की नौकरी नहीं की, तो बहुत समय था मेरे पास समाज का काम करने के लिए। तो राजीव भाई का बात सुनने के बाद जो मेरा जीवन परिवर्तन हुआ, मेरे स्वास्थ्य में परिवर्तन हुआ, मेरी सोच में परिवर्तन हुआ, उसके लेके मैं जो एक नैसर्गिक जो गर्भधारण था उस विचारधारा पे जब मैं चला, तो मैंने सबसे पहले अपना स्वास्थ्य ठीक किया। और जब राजीव भाई को सुनते हुए 2011 में गुरुजी से मुलाकात हुई सेवाग्राम वर्धा में, तो वहाँ से जो है इनका जो पूरा विचार था कि गाय पे काम करना है, एक ही विचार था। और मुझे भी ये लगता है कि राजीव भाई ने जितना भी काम किया उसके केंद्र में गाय ही थी। तो जो उनका सपना था राजीव भाई का, वो उन्होंने निरंजन भाई से शेयर किया कि ऐसे ऐसे हमें कुछ करना है आगे। तो मुझे जानकारी थी कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि विशाल भाई जो है वो शुरू से ही पंचगव्य गुरुकुलम से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने एक दिन मुझे गव्य सिद्ध की पुस्तक दी, जो पिछले वाला जो जिसमें मक्खन के बारे में था। तो मुझे मक्खन बहुत पसंद था, लेकिन जब उस मक्खन के पीछे का जो विज्ञान है, जब मुझे पिछले जो कहाँ पर था वो
पुष्कर में जो आपका गव्यसिद्ध की मैगजीन लॉन्च हुई, उसे मक्खन का जो विज्ञान बताया, मैं 2 दिन तक सो नहीं पाया उसके बाद, क्योंकि मुझे ये लगा कि जिस मक्खन को हम सिर्फ एक अच्छा और स्वादिष्ट एक गव्य समझ के खाते थे, उसके पीछे इतना बड़ा विज्ञान है। तो मैं सोचता ही रहा कि ये सृष्टि की सबसे बड़ी जो खोज है, इसके बारे में हमको आज तक नहीं पता चला। तो मुझे लगा जिस स्रोत से, और मेरा सौभाग्य ये था कि मैं जानता था पहले से, तो मैंने कहा कि मुझे भी गव्यसिद्ध तो बनना है। मैंने निश्चय कर लिया उसी दिन से कि मुझे भी गव्यसिद्ध बनना है, और उस विज्ञान की वजह से आज मैं आप सबके बीच में हूँ। लेकिन गाय का जो एक बहुत बड़ा जो उदाहरण, या फिर मैं कहूँ एक्सपेरिमेंट, जो विशाल भाई ने अभी बोला कि एक्सपेरिमेंट कहना ठीक नहीं है, लेकिन वो और कोई शब्द अभी दिमाग में नहीं आता। तो कृपा ये हुई कि राजीव भाई को सुनने के बाद ही घर में जो है पहले बच्चे की तैयारी हुई। तो उसका जो मेरी बेटी है वो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि गाय के शरणागति मैंने किया हुआ है उसको। शरणागति का मतलब कि वो गाय को ही समर्पित की हुई है कि गाय माता तू देख कैसे इसको तूने पालना है। तो आज तक मैंने उसको कोई टीकाकरण या कोई भी वैक्सीनेशन, पोलियो या किसी का भी नहीं दिलवाया, सिर्फ इस वजह से नहीं कि राजीव भाई ने बोल दिया, क्योंकि मैं अंधा अनुसरण किसी का नहीं करता। मैंने राजीव भाई की जो बातें हैं उनको साइंटिफिकली उनके प्रूफ ढूंढे, सब कुछ उनके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए, वीडियोस कलेक्ट किए, तो देखा 100% वो सही निकला, और कहीं बहुत गहराई से उसमें हम कर पाए काम। तो अपने घर में इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। तो जो मेरी बेटी है वो यहाँ पर भी है, अभी तो थोड़ा शरारत ज़्यादा करती है वो, लेकिन आज तक उसको किसी प्रकार का हमने कोई विजाती तत्व आज तक उसके शरीर में नहीं डाला है। और मैं अगर उसको डराना चाहूँ कि इंजेक्शन लगवा देंगे, तुम ये बात मान लो, तो इंजेक्शन का उसको पता ही नहीं होता क्या है, क्योंकि डॉक्टर के पास आज तक नहीं गई। और ऐसा नहीं कि बीमार नहीं पड़ती, बीमार पड़ती भी है तो हम पैनिक नहीं करते। तो ये जो भाव है, ये विश्वास है, ये तभी आया क्योंकि उससे पहले की एक घटना मैं बताकर ख़त्म करूंगा अपनी बात, कि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था बाइक से, जिसमें मेरे घुटने के नीचे जैसा घाव विशाल भाई के बेटे के यहाँ पर हुआ, ऐसा ही मेरे घुटने के ठीक नीचे यहाँ पर हुआ, जिसमें मुझे लगता है अगर डॉक्टर के पास मैं जाता तो 6 महीने से पहले वो मुझे उठने के लिए नहीं बोलता। ग्राफ्टिंग होती, स्टिचिंग होती, बहुत कुछ होता, इवन हड्डी तक विजिबल हो गई थी, इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था वो। लेकिन मैंने उससे कुछ दिन पहले ही राजीव भाई को कि जो होम्योपैथी की जो चिकित्सा है और गाय की जो चिकित्सा है वो सुनी थी, गौमूत्र और हल्दी और जो इन्होंने बताया अभी गेंदे का फूल वाला, वो सुना था। तो मैंने विश्वास के साथ उस दर्द को बर्दाश्त करते हुए भरी सर्दी में, दिल्ली की सर्दी में, उसको 2 महीने के अंदर अंदर ठीक किया। और आज बिना किसी डॉक्टर के पास गए, आज तक 2012 के बाद आज तक मुझे कभी उसकी दिक्कत नहीं हुई। तो तब मुझे विश्वास जागा कि नहीं, ये तो कुछ अद्भुत चीज़ है जो हमें अपने जीवन में पालन करनी पड़ेगी। तो हमने एक गौमूत्र पे वीडियो भी बनाया, शायद वो शाम को प्रेजेंटेशन में दिखाएंगे। तो इतना विश्वास पैदा हुआ कि अपनी जो फिल्म मेकिंग की जो और जो फोटोग्राफी की कला थी उसको उसी में शामिल करके हमने शुरू किया कि इसको प्रचार और किया जाए, क्योंकि बिना सब तक जाए बिना ही हम सब तक पहुँच सकते हैं, इसका माध्यम उसको बनाया। तो मुझे लगता है कि ये जो मंच है, ये प्लेटफॉर्म है, आप सबके लिए एक प्रेरणा है कि अगर आप चाहेंगे तो विशाल भाई और हम जैसे लोग प्रेरणा स्रोत बन पा रहे हैं, लेकिन असली प्रेरणा स्रोत गौमाता है। हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं आप तक बात पहुंचाने के लिए। तो हम चाहेंगे कि आप सभी अपने बच्चों के लिए जानकारी लीजिए। आपके घर में कोई बच्चा होने वाला है, आपके रिश्तेदार हैं या कोई भी हैं, विश्वास के साथ उस दिनचर्या में ढालिए उनको और लेके आएंगे। सो शरणागति भाव के साथ गौमाता को सौंपिए। देखिए, शरणागति होने के बाद आपको चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी। ये स्वामी राम सुखदास जी ने बोला है कि अगर हम शरणागति हो जाते हैं फिर भी चिंता करते हैं अगर, तो फिर हम शरणागति नहीं हुए, हमें वो भगवान के प्रति वो भाव नहीं हुआ। तो चिंतन करिए कि मेरा बच्चा स्वस्थ कैसे रहे। तो इसी के साथ अपनी बात मैं समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विज्ञान और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, इन दोनों को मिलाते हुए जो कुछ भी विकास का क्रम चल रहा है और उसमें सम्माननीय डॉक्टर जी मनी जी की जो बड़ी भूमिका रही है अभी तक, तो मेरी भावना है कि डॉक्टर साहब भी कुछ ऐसे नए पहलुओं पर जो है बात करें आपके सम्मुख। और इनकी बात पूरी तरह से आपके समझ में नहीं बैठती है भाषाई समस्या के लिए, और ज़रूरी भी नहीं है कि सबको अंग्रेज़ी जानना चाहिए, अंग्रेज़ी ना जानना ही बहुत अच्छा है। फिर भी जो है हिंदी बोल नहीं पाते हैं, आप बोलेंगे समझ तो ज़रूर जाते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। इसलिए मैं वीरेंद्र भाई से कहूँगा कि मनी जी का जो उद्बोधन है, उनके हृदय का जो उद्गार है, उसको बिल्कुल सरल हिंदी में जो है इनके व्याख्यान के बाद जो है आपके सामने रखें। आप इसे जो है
शांतिपूर्वक आप सुने। देखो, बड़ी गुड़ की बात डॉक्टर साहब करते हैं, बहुत गुड़ में। एक तो होता है कि जी बुखार लग गया तो मालूम है कि बुखार की ये गोलियां हैं, बाज़ार से लाया और दे दिया और लक ठीक हो गया, नहीं भी हुआ ठीक। लेकिन यह जो चिकित्सा विज्ञान है जिसके जन्मदाता डॉक्टर मनी जी हैं भारत में, सेल थेरेपी को भारत में इन्होंने ही लाया है पहली बार और यहाँ स्थापित किया, यहाँ शिक्षा पाठ्यक्रम में उसको जोड़ा। तो इनके पास बहुत सारी थेरेपियों का बहुत ही गुण ज्ञान है। तो मैंने निवेदन किया है कि आपको कुछ चिकित्सा शास्त्र से जुड़ी हुई जो गुण रहस्य वाली बात है उससे वो अवगत कराएं। और अगर इसमें कुछ सवाल भी अगर आपका हो तो डॉक्टर साहब उसका उत्तर दे सकते हैं, लेकिन विषय पर केवल बात करें या विषय पर केवल सवाल करें। तो देखो, इस सत्र में हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि किसी विषय को लेकर के डिबेट करें हम, तो डिबेट नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपका कुछ प्रश्न है अनसुलझा हुआ मॉडर्न मेडिकल साइंस का या सेल थेरेपी का, पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान का या भारत के पुराने शरीर रचना क्रिया विज्ञान का, तो उस पर जरूर डॉक्टर साहब जो है उत्तर देंगे। तो मैं निवेदन करूंगा वीरेंद्र भाई से कि आप मंच को संभालें। हाँ, आप यहाँ पर आ जाएं और डॉक्टर साहब के लिए जो है माइक की व्यवस्था कराएं। नहीं, एक साथ तो नहीं हो सकता है, और हमारे बीच अभी एक बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व है। नहीं, डॉक्टर साहब आप आगे आइए। आप मंच पर पधारें। आप डॉक्टर कमल टावरी जी हैं, भारत में प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं और भारत सरकार के खादी कमीशन का सचिवालय भी संभाला है इन्होंने। सेवानिवृत्ति के बाद से इन्होंने अपना सारा जीवन जो है, नहीं उधर की बात है आपके बगल में, मैं जा रहा हूँ यहाँ पर से। हाँ, इनसे हमारा परिचय बहुत लंबा है, लेकिन काफ़ी बीच में गैप हुआ। मैंने सलाहकार के रूप में इनको नियुक्त भी किया, नियुक्ति तो नहीं कह सकता हूँ, नियुक्त नहीं किया बल्कि सेवा ली इनकी। तो और टावरी जी का एक दर्द रह गया कि सलाहकार सेवा में नाम डाला लेकिन कभी सलाह लिया नहीं। और यह जो पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान की जो स्थापना चल रही है पूरे भारत में, इसके केंद्र में भी ग्राम ही है, गांव ही है। इसलिए इनका मन हुआ कि हम दोनों मिल करके जुड़ करके और अब एक साथ काम करेंगे। तो डॉक्टर साहब का स्वागत हम करें। डॉक्टर साहब को जानकारी एक दे दूं मैं कि यहाँ पर लगभग 19 राज्य के गविसिद्धर यहाँ पर उपस्थित हैं और 19 राज्यों में लगभग 11 भाषाओं के जानकार यहाँ पर हैं। जी, तो डॉक्टर साहब की भी बात हम सुनेंगे। डॉक्टर साहब से भी निवेदन करूँगा कि वो अपने मन का उद्गार रखेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर जी मनी जी अपने मन की बात को रखेंगे और उसका जो हिंदी रूपांतरण है वो वीरेंद्र भाई करेंगे यहाँ पर मंच से। तो वीरेंद्र भाई आप आइए और यहाँ मंच पर बैठे हैं। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। नमस्कार। Dear friends, at the outset, I would like to ask you only one question now. You have to answer me. Who is the best doctor in the world? Who is the best doctor in the world? Whole body. Then any other answer? Same. Nature. Gomada. Very nice of you. Patient.
Patient is the best doctor in the world. Okay, we received so many answers, but these answers came from your side, maybe facts or may not be, maybe scientific or may not be, but ultimate truth should be only one. I am telling now, ultimate truth is only one. There should not be any other answer for that, beyond that. Okay, ultimate truth. What is the ultimate truth for the best doctor in the world? That is only one thing you must understand. The immune capacity which is in your body, immunity, that is the best doctor in the world. sentences or do you want me to translate the whole? Okay, நீங்கள் Better if I translate when you ask two, three. No, but that would be difficult because if I can translate whatever you speak, 2-3 sentences, then I can translate that they can understand. ஜி அவருக்கு என்னன்னு சொல்லுங்க. He said what he should translate. Should I translate the whole summary of it or should I translate after 2-3 sentences what he's asking? तो आप भैया क्या बोले एक बार बात करेंगे उसके बाद में आपको करना है पूरा? नोट करके कुछ आप लिखना पड़ेगा ठीक है मतलब उसमें वहाँ था ना मुझे आइडेंटिटी हाँ ये और ट्रांसलेट करना समराइज करके वो सेंटेंस अभी और का नोट करना கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும். ஓகே ஓகே हमें करेक्ट ठीक है आपका पेज यूज़ कर ले पीछे से अंदर ही Thank you, sir. Our mediator and translator has come. He will explain what I told just now. डॉक्टर साहब ने ये बताया कि जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है वो जो सेल है उसकी मैं क्षमा कीजिएगा मैं आपकी उस बात को फॉलो नहीं कर पाया था क्योंकि मैं कुछ नोट कर रहा था. इफ़ यू कैन जस्ट रिपीट व्हाट यू सेड जस्ट नाउ बिकॉज आई कुडंट फॉलो व्हाट यू सेड. Yeah. I asked one question, that is who is the best doctor in the world? The best doctor. Kindly underline. The best doctor in the world. The answer is, the correct answer is immunity, immunology. Immune doctor is the best doctor in the world. In each and every creations of this world. Maybe animal, bird or human being or some in all creations, the immunology in our body is the best doctor in the world, throughout world. जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर है. जो डॉक्टर साहब ने क्वेश्चन किया था प्रश्न पूछा था कि दुनिया में सबसे अच्छा डॉक्टर कौन सा है तो वो है हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता. The duty of that best doctor is the harmony, maintaining the harmony between the assimilation and elimination in the body. Assimilation is assimilation and elimination. Okay, we are taking so many things through our mouth, we are supplying so many things to our stomach, that is digested, and then ultimately it goes to the process of metabolism. There what happens? Assimilation process is going on, elimination process is also going on. The integration between these two, assimilation and elimination, if there is any imbalance in that process, you will be in sick. You will be affected by any sort of illness. डॉक्टर साहब ने ये बताया कि जो हमारे शरीर में जो कुछ हम लेते हैं कुछ खाते हैं उसके बाद वो पचने के बाद जब टूटता है और उसके बाद जो उसका जो नाश होता है मान लीजिए सेल्स बनते और जो मरते रहते हैं. एम आई राइट? द सेल्स दे प्रोड्यूस दे एंड दे डाई, राइट?
The balance. द बैलेंस। Balance. सो हम जो ले रहे हैं, जो उसका बैलेंस है कि जितना हमने लिया उतना ही जो है वो एलिमिनेट हो गया। तो ये जो बैलेंस का संतुलन जो है, अगर वो बना रहेगा तो ही हम स्वस्थ रहेंगे। जैसे ही ये असंतुलित हुआ तो ये पूरा बैलेंस बिगड़ने के कारण हम बीमार पड़ते हैं। If the balance is disturbed, definitely you are going to meet some problems. जी, तो ये जो संतुलन बिगड़ते ही हमें परेशानी होनी शुरू हो जाएगी। Okay, then what is happening in our everyday life? We are taking so many things as we want. So our definitely our balance between the elimination and assimilation process is highly disturbed. What happens in our body? Then the big war starts. What is that big war? That is the war between the antigens and antibodies. Antigens are enemies, antibodies of our own soldiers, warriors. Our immune doctor produced warriors in an abundant quantity in our own body to fight against the enemies. Okay, so the fight between the enemies and our own warriors is called big war in our body. That is called big war. जो भी हम आजकल भोजन खा रहे हैं, कुछ भी गलत खा रहे हैं, उसके कारण ये जो बैलेंस है ये पूरा बिगड़ता है। और इसके कारण क्या होता है कि हमारे जो कीटाणु है, जो भी हम खाने के थ्रू या कुछ और भी किसी भी तरीके से जाता है शरीर में, उसके बीच में और हमारे जो शरीर का डॉक्टर है, जो इम्यून का जो बताया अभी डॉक्टर साहब ने कि वो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, उनके बीच में एक युद्ध सा छिड़ जाता है। और ये जो बीमारी है वो जो कुछ भी होती है वो उस युद्ध का जो है वो उसी कारण से हमें लगता है कि जो अंदर युद्ध चल रहा है कीटाणुओं के बीच में और हमारे शरीर की जो ताकत है उसके बीच में जो संघर्ष चल रहा है, उसी का नतीजा ये बीमारी होती है। Our immune doctor is always trying to beat the enemies, antigens, but we always encourage those enemies only in our body. We are not helping our own doctor. We are helping enemies only by way of taking so many foods. So many foods means acidic foods. You must maintain your food pattern in a balanced manner, but we don't do it always. हमारे शरीर में होने वाले इस युद्ध में, इस संघर्ष में हम लोग जो गलत काम ये करते हैं कि हमें कीटाणुओं का विरोध करना चाहिए, उनके विरुद्ध लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार का भोजन हम करते हैं, जो हमारी दिनचर्या है, जो जीवनचर्या आजकल है, उसमें हम जो कीटाणु घुसे हैं, जो दुश्मन हमारे शरीर का घुसा है, हम अनजाने में या जाने में उसी की मदद करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण वो जो है वो कमज़ोर, हमारा शरीर जो डॉक्टर है वो कमज़ोर हो जाता है और वो हमें परेशानी होती है उसके कारण। We always supply toxins to our body as food. Only toxins. So many toxins are there. Whatever you take, toxins are present with those materials. You are always consuming toxins in the form of varieties of foods. So, those toxins are deposited in our own cells and the cells are becoming weak. So, that process of loading the toxins with our food, we are doing it unknowingly because you do not know exactly why you are. Okay. We are doing it not wantonly. We are not doing it without knowing the fact. We are doing this mistake. जो हमारे शरीर में हमारे जो भोजन की वजह से जो भी हानिकारक तत्व या केमिकल्स या टॉक्सिन्स जो हैं वो शरीर में आते हैं, वो हमारे सेल्स के अंदर जो है वो इस जो युद्ध में हमारे शरीर को हारने की तैयारी करवा देते हैं। तो ये टॉक्सिन्स मतलब अम्लीय शरीर हमारा होता जा रहा है, क्योंकि ये जो अम्ल हमारे शरीर में, अम्लीय शरीर जो हम अम्लीय भोजन कर रहे हैं उसके कारण शरीर में जो अम्लता बढ़ती है उसके कारण हमारे सेल्स जो है वो कमज़ोर होते हैं और फिर हम उसके कारण बीमार पड़ते हैं। So, we must identify where from we are supplying toxins to our
body and ultimately to our own cells. Okay? Cooked foods with varieties of masalas, fast foods, coffee, tea, white sugar, white maida, white egg, white salt, okay, the foods made up of white materials, whitening materials, okay. So we consume those foods and chemicals in the form of drugs. In the form of drugs and medicines, we consume toxins only. Okay? You must understand this. The modern medicines are all 100%. 100%. All modern medicines are toxins only. They are not medicines at all. They are all drugs. Drugs and chemists will prepare these medicines, and they are advising you to take these medicines till your death. Okay? Permanently you are entering into a contract, permanent contract, lifetime contract, and taking medicines always. So you are supplying enormously toxins to your body, ultimately to your cells. So cells are loaded with toxins and becoming weak. डॉक्टर साहब ने बोला कि जो हम भोजन कर रहे हैं, जिसमें उदाहरण उन्होंने दिया कि सफ़ेद जहर हैं जो हमें बताए भी जाते हैं निरंजन भाई के द्वारा, वो सफ़ेद जहर जैसे एक तो है कुक्ड फूड, पहले तो सफ़ेद जहर बाद में बताएंगे। कुक्ड फूड जिसमें हम लोग बहुत सारे मसाले प्रयोग करते हैं, बहुत मसालेदार हम खाते हैं या बहुत तेल वाला खाते हैं खाना। फास्ट फूड, मैदा, कॉफ़ी, चाय, सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी, जो ये सारी जो हम जहर खा रहे हैं, इसके साथ साथ डॉक्टर के साथ एक हम जीवन भर का एग्रीमेंट कर लेते हैं दवाई खाने का। वो ये कहता है कि चिता पे लेटने तक आपको दवाई खानी है, क्योंकि वो जो दवाइयाँ हैं वो एक कंटिन्यूस एक सप्लाई है जो आपूर्ति पूरे जीवन भर रहती है। किसकी? केमिकल्स की और टॉक्सिन्स की, विष की। एक्चुअली नाम उसका औषधि है, लेकिन वास्तव में वो विष है जो हमें जीवन भर देकर और कई बीमारियों में फंसाया जा रहा है। Sun is the best cook in the world. He cooked so many varieties of foods for us in the form of leaves, fruits, other vegetables, etc., etc. He already cooked it, and he has given to us all cooked materials. Why you are not taking those materials as it is, naturally? You are cooking it again and you are taking it. Why? सूर्य इनके अनुसार जो है, सूर्य जो है वो सबसे अच्छा भोजन पकाने वाला हमारे एक देवता है। एक हम जो बोलते हैं कि सूर्य जो है, हर चीज़ हमें जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होती है वो सूर्य के द्वारा पहले से पकी हुई होती है। लेकिन हम लोग जो गलती करते हैं वो ये कि फिर उसे दोबारा पकाते हैं, जिससे जो भी पोषक तत्व उस सूर्य के कारण, जो पकने के कारण उसमें है, वो नष्ट हो जाते हैं। तो जो नेचुरली जिस प्राकृतिक रूप से जिस प्रकार भी वो सूर्य ने पकाकर हमको भोजन, फल, सब्जियां सब दी हैं, उनको अगर हम वैसे ही खाएं तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। All animals, birds, etc., they are all taking natural food. They are not going to any clinic for treatment. Okay, but we only go and take the tokens and waiting for the doctor and for his treatment, which is going to add some more toxins to your body. So further your condition will be worsened. Okay, you cannot come out of your lifetime contract between yourself and the treatment. जो प्राकृतिक रूप से जो पशु पक्षी जो हमारे पृथ्वी पे हैं, वो कोई उनमें से कोई भी जो है डॉक्टर की दुकान पे नहीं जाके लाइन में बैठता।
वो सभी जो है अपना प्राकृतिक दिनचर्या का पालन करते हैं और कभी बीमार नहीं पड़ते। लेकिन जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमको टॉक्सिन्स ही देता है औषधि के रूप में, और जिसके कारण हमारी और कई बीमारियां शरीर में पैदा होती हैं। Here comes the question, how to remove the toxins from our body, how to improve our health profile, how to get rid of the problems, how to live long up to 100th year without any difficulty. Okay, for those questions, only answer is cell medicines integrated with Panchakavya. अब प्रश्न ये है कि हम किस प्रकार स्वस्थ रह सकते हैं, किस प्रकार 100 वर्ष की स्वस्थ आयु प्राप्त कर सकते हैं। तो उसका जो उत्तर है वो इसमें है कि पंचगव्य जो चिकित्सा है और जो सेल थेरेपी है, उन दोनों को हम मिला दिया जाए और दोनों को अगर एक साथ हमने पालन करना शुरू करें, उसकी पढ़ाई करना शुरू करें, तो ये संभव है। Yeah. So here comes the question of your own product. You are having the best medicine in the world. The Panchakavya is not not having the recent origin. It has been originated even before 3000 years. Atharva Veda explains excellently Ayurveda and Panchakavya. Ayurvedic preparations, all Ayurvedic preparations cannot be a successful one without adding Panchakavya. पंचगव्य का जो शुरुआत है वो बहुत पहले, पंचगव्य चिकित्सा का वो हज़ारों साल, 3000 साल से भी पहले का उसका इतिहास है, जिसमें आयुर्वेद और पंचगव्य जो है उसमें ये बताया गया कि आयुर्वेद की जो है पंचगव्य के बिना अधूरा है, कंप्लीट नहीं है, पूरा नहीं है। तो आयुर्वेद का अगर हम पालन करेंगे तो पंचगव्य उसमें चिकित्सा डालनी ही होगी। So how it has been explained in Vedas, we must understand one point. So there must be cows, gomadas, even before the age of Veda. People have used those materials and the people enjoyed the advantages of keeping a gomada in their houses, and just they got the very wonderful life in those periods. Then only the wonders have been found out and explained in Vedas very excellently. Okay. तो जो गाय का पालन हमारे देश में हज़ारों सालों से होता आया है, जैसे आज जैसा होता आया है कि हम दूध या बाकी सब गव्यों के लिए उसको पालने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाय का जो पालन था वो घर में स्वास्थ्य की दृष्टि से ज़्यादा किया जाता था कि अगर घर में गाय है तो घर में लोग स्वस्थ रहेंगे, भले वो हमें कुछ दे या ना दे। तो इसी भावना के तहत लोगों ने हज़ारों सालों से गौ का पालन घर में 100-200 या ज़्यादा गाय हमेशा से रखते आए। I will tell you one secret of your medicine now here. Panchakavya medicines, Panchakavya preparations are having ICP character. For finding out the ICP character, one scientist got Nobel Prize for that. ICP character. What is that ICP character? I means intra, C means cellular, P means permeability. The capacity of entering into a cell and cleansing it and removing the toxins from the cells, this capacity is known as ICP character. ICP, intracellular permeability. Intra means inner, inside, within the cell, not from the in between the cells. तो जो सेल थेरेपी की बात बताई इन्होंने कि जो पंचगव्य जो चिकित्सा है या जो गव्य हैं, पंचगव्य हैं, उनका आईसीपी कैरेक्टर, जिसका मतलब ये है कि आपके जो सेल के अंदर जाकर और उसकी जो भी बीमारी है या जो भी व्याधियां हैं उसको दूर करने की जो क्षमता है वो पंचगव्यों में सबसे अधिक होती है।
क्योंकि आप अगर जैसे अगर कोई आपका रूम गंदा है, अगर अंदर जाके कोई सफाई नहीं करेगा या आप दरवाज़ा बंद रखेंगे तो उसको पार करने की क्षमता जो है वो पंचगव्य में है, अंदर जाके सारी व्याधियाँ मिटाने की क्षमता पंचगव्य में है। तो ये आईसीपी कैरेक्टर जो है जिस व्यक्ति ने खोजा था उसको नोबेल पुरस्कार मिला था, लेकिन वो पंचगव्य में ही सबसे ज़्यादा है, तो ये विशेष बात है। So, you are having a wonderful medicines in your hand. The problem is, we don't believe that, we don't understand what is the merit of our own product. If it comes from Western side, Western countries, everyone accepts it. Okay? That is the problem here in India. ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे देश में इतनी सारी इतनी उच्च दर्जे की जो है वो चिकित्सा पद्धति रही, लेकिन हम लोग जब तक विदेश से कुछ नहीं आ जाता वही चीज़ घूम फिर कर, तब तक हम उस चीज़ की जो है सम्मान नहीं करते, ना उसके बारे में सोचते हैं। जब वो बाहर से आती है तभी उसका सम्मान करना हम शुरू करते हैं। I have written an article and published in Hindu paper and some other journals also, where I have very clearly mentioned, very clearly declared one point with regard to our cell therapy. I will explain it now. Okay? There was a French philosopher during 17th century. His name is René Descartes. René Descartes. You can find all these things in website also. What is the merit of your own Panchagavya products? You can verify it in the website. Okay, if anyone wants to know about more information about the Panchagavya products and all that, cell medicines and all that. So René Descartes, what he was propagating a philosophy, that philosophy was very highly honored philosophy of dualism. Philosophy of dual means double, both, though. जी डॉक्टर साहब का एक आर्टिकल जो है वो हिंदू में छपा था, जिसमें उन्होंने जिक्र किया था एक दार्शनिक जो हैं फ्रांस के थे वो, जिनका नाम था रेने डिस्कार्टिस, जो 17वीं शताब्दी में फ्रांस में हुए, तो उनका ये जिक्र कर रहे हैं। Previous to that philosopher's philosophy, allopathy people, I must tell you one thing, what is mean by allopathy. Even allopathy doctors do not know what is the exact definition for allopathy. I will tell now. Allopathy means treating a symptom. Kindly understand, symptom, not the disease. Treating a diseased condition or symptom. Okay, treating a symptom by inducing another opposite symptom and nullify this one and control this particular symptom. So the one will produce another one. So the opposite treats opposite. If a rowdy is doing any rowdyism in your local area, the another big rowdy, if you bring and put him in that area, another big rowdy, he will take care of the small rowdy. Like that, to deal with one disease, they will create another disease by the help of medicines and dealing the problem. एक उस फ्रेंच जो दार्शनिक था उसने एक ड्यूलिज्म नाम का एक कॉन्सेप्ट पे उसने बात की, जिसमें एलोपैथी, लेकिन उसके बारे में जानने से पहले एलोपैथी का जिक्र उसमें था। तो एलोपैथी की परिभाषा डॉक्टर साहब ने बताई कि एलोपैथी क्या करता है कि वो एक जो, अगर मैं सरल भाषा में जैसे उन्होंने लेमन लैंग्वेज में बताया कि एक गुंडे को अगर ख़त्म करना है कहीं से, तो दूसरा बड़ा गुंडा उसके साथ उससे भिड़वा कर उसको आप ख़त्म कर दीजिए, लेकिन जो दूसरा बड़ा गुंडा है वो फिर आपके एरिया पे कब्जा कर लेगा जो पहले छोटा गुंडा करके बैठा था। तो ये सीधे शब्दों में उन्होंने ये बताया कि एलोपैथी वाले यही करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए उसके ऑपोजिट, उसके विरुद्ध कोई ऐसी चीज़ खड़ी करके या उससे ठीक करेंगे, जो वो विरुद्ध चीज़ दी है उन्होंने वो भी कुछ दूसरी परेशानी खड़ी करेगी।
तो एलोपैथी का ये बेसिक एक मूल परिभाषा ये है एलोपैथी की। So, with regard to that point, I would like to add one more thing. Rene Descartes, his philosophy is philosophy of dualism. One should not treat both mind and body togetherly. That should be separated into two. Mind must be treated separately. Body must be treated separately. This is the dual philosophy. He only did that, that philosopher. So afterwards, the allopathy people took the advantage of this philosophy and they divided the body into so many other categories also. Not only the mind and body, only two things. Body is segmented to so many parts. So many specialists have come afterwards. So that is why that allopathy system only is having specialists.